हेलो फ्रेंड्स, क्राउन जीएस वीडियो सीरीज का यह मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 2.9 होगा। ठीक है, जिसमें हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक किसी वंश का नाम नहीं था। गयासुद्दीन का नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। ठीक है, तो गयासुद्दीन का एक और नाम क्या था? गाजी तुगलक या फिर गाजी बेग तुगलक था। इसी कारण उसके अधिकारी को भी तुगलक पुकारा जाने लगा। गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसमें बर्नी ने रस्मो नियम अथवा मध्यमपंथी नीति कहा। उसने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई और नहरों का भी निर्माण करवाया। इससे किसान और राज्य की आर्थिक नीति में काफ़ी सुधार हुआ। उसकी डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो जो डाक व्यवस्था स्थापित किया गया, उसमें बेस्ट व्यवस्था लागू किया गया था गयासुद्दीन के द्वारा। उसका न्याय सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। उसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, पूछता है तुगलकाबाद का संस्थापक, तो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन ने सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूली में हिस्सा न देकर उन्हें टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, कर मुक्त जागीरें दी थी। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के साथ उसके संबंध कटुतापूर्ण थे। जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहा था, तो उसने दिल्ली आने से पहले ही औलिया को दिल्ली छोड़कर चले जाने को कहा। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनुज ए दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, जो आज भी क्या कहा जाता है, एक मुहावरे की तरफ यूज किया जाता है कि दिल्ली दूर है। गयासुद्दीन जब अफगानपुर नामक गांव में विश्राम कर रहा था, तो लकड़ी के महल की छत गिर जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। उसे उसके द्वारा तुगलकाबाद में बनाए गए कब्र में दफनाया गया। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। उसने उल्लू खां का उपाधि धारण की। वह गयासुद्दीन का पुत्र था। उसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया। उसने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। उसने अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिलाही इलाह, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, अंकित करवाया। उसके शासनकाल में ही साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान जो है दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक परिवर्तन। तो वह जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया। भारतीय मुसलमान एवं हिंदुओं को भी सम्मानित पद प्राप्त किए गए। उसने दोआब में कर वृद्धि की। उसने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला और एक नया मंत्री अमीर ए कोही की नियुक्ति किया था। राजधानी परिवर्तन देखिए, तो उसने जो है दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की। देवगिरी का नया नाम ही दौलताबाद रखा गया। उसकी यह योजना असफल हुई, जिससे प्रशासन तंत्र के साथ राजस्व का भी काफी भारी नुकसान हुआ था। सांकेतिक मुद्रा देखिए, तो मोहम्मद तुगलक की एक और असफल योजना थी प्रतीक मुद्रा का चलन आरंभ करना। उस समय चांदी के सिक्कों को टंका एवं तांबे के सिक्का को जीतल कहा जाता था। इस मुद्रा का चलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी का शासन करने के लिए किया गया था। उसने तांबे या पीतल के सिक्के चलवाए। इससे पहले चीन में कुबलई खां के समय सांकेतिक मुद्रा का चलन जो है सफलपूर्वक किया था। तो सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था मोहम्मद तुगलक के द्वारा, और उसके पहले चीन में कुबलई खां के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद तुगलक के अभियान क्या क्या थे। तो उसके शासनकाल में एकमात्र मंगोल आक्रमण में अलाउद्दीन तर्मासरीन के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद तुगलक ने खुरासन यानी अफगानिस्तान को जीतने की योजना बनाई, जो कार्य रूप में
परिणीत न की जा सकी और सुल्तान ने सेना को भंग कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने 1337 से 38 में कुराचिल अभियान किया, जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन में लाना था जहां अधिकांश विद्रोहियों को शरण प्राप्त होती थी। यह स्थान आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं जिले में है। इस आक्रमण से सुल्तान की सैन्य शक्ति में जो है काफ़ी कमजोरी आ गई थी। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए। तो गुलबर्गा के निकट सागर के जागीरदार वहाबुद्दीन गुरसब का विद्रोह, मुल्तान के सूबेदार बहरान आइबा उर्फ किसलू खां का विद्रोह हुआ, 1327 में बंगाल का विद्रोह हुआ। यानी काफ़ी उथल पुथल रही उसका शासन व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक का। देखिए फिर सुनाम और सामना, कड़ा, बिदर, ये सभी जगह विद्रोह हुए। विजयनगर में हुए देवगिरी में भी हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, उसने निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे का निर्माण करवाया। उसने तुगलकाबाद के पास अदिलाबाद नामक दुर्ग भी बनवाया। उसने सतपलाह बांध एवं बिजली महल का निर्माण करवाया था। उसकी मृत्यु जो है एक विद्रोह के दमन के दौरान ठट्टा यानी सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक बीमार हो गया और 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो जाती है। बदायूं के अनुसार सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, यानी इतना उसका शासन व्यवस्था खराब था कि कहा जाने लगा कि मर गया जो अच्छा हुआ, उसको प्रजा को मुक्ति मिल गई और उसको भी प्रजा से मुक्ति मिल गई। अगला शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। तो जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब फिरोज उसके साथ था। 30 मार्च 1351 को फिरोज सुल्तान बना। फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का जो है चचेरा भाई था। फिरोज का आंतरिक शासन देखिए, राजस्व व्यवस्था। तो फिरोज ने इस्लामिक कानूनों के आधार पर केवल 4 टैक्स लगाए। पहला खराज यानी लगान, दूसरा खम्स जो कि युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग था, जजिया सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर लगाया गया था, और जक़ात आय का 1/2% था जो मुस्लिमों से लिया जाता था और उन्हीं के हित में व्यय भी किया जाता था। उसने 24 कष्टदायक कर को समाप्त कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ 4 टैक्स लगाए थे उसने। फिरोज ने हर्ब ए सर्व नामक सिंचाई कर लिया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज ने तकावी ऋण माफ कर दिया। उसके समय लगान पैदावार का 1/5 से लेकर के 1/3 भाग था। उसने ससगानी नामक सिक्का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ससगानी नामक सिक्का चलाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अद्धा एवं बीख, तांबा और चांदी निर्मित करवाया था। सिंचाई व्यवस्था देखिए, तो फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसमें यमुना नदी से हिसार तक 125 मील लंबी नहर भी थी। उसने यह सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। उसका देखिए नगर और सार्वजनिक निर्माण कार्य क्या क्या था। तो फिरोज ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर ये सभी नगर को बसाया। उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहलाने वाले नगर बहुत पसंद था। फिरोज शाह कोटला जो आज के डेट में वहाँ का क्रिकेट स्टेडियम है दिल्ली का। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की। फिरोज ने ताश, घड़ियाल एवं एक जल घड़ी का भी निर्माण करवाया था। उसने अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली मंगवाया, एक तो मेरठ से और दूसरा टोपरा पंजाब से लाया था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कभी कभी, ठीक है। अगला देखिए, फिरोज ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार अब 5 मंजिला बन गया था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो था कुतुब मीनार में 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था ऊपर में। उसके परोपकारी कार्य देखिए क्या क्या थे। तो उसने दीवान ए खैरात विभाग स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्री एवं विधवाओं की आर्थिक सहायता देता था। उसने दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल दार उल सफ़ा स्थापित किया। फिरोज ने दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित था। उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान भी बनवाया। नेक्स्ट देखिए, फिरोज का शिक्षा डिपार्टमेंट क्या क्या काम किया। तो फिरोज विद्वानों का सम्मान करता था। उसके दरबार में
बर्नी एवं शमसे सिराज अफीफ जैसे विद्वान रहा करते थे। देखिए कुछ प्रमुख बुक और राइटर इंपॉर्टेंट है। फतवा जहादारी बर्नी ने लिखा। तारीख फिरोज शाही ये भी बर्नी का द्वारा लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही एक और बुक था जो कि शम्स तथा सिराज अफीफ ने लिखा। फतूहात ए फिरोज शाही यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या है? फतूहात ए फिरोज शाही, इसको ध्यान दीजिए। अगला देखिए, उसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से प्राप्त 138 ग्रंथों में से कुछ का फारसी में अनुवाद किया, जिसमें एक का नाम दलाइल फिरोज शाही था जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। धार्मिक नीति क्या थी? तो फिरोज ने राज्य के शासन व्यवस्था में इस्लाम के कानून और उलेमा वर्ग को प्रधानता दिया। वह सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था। वह बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति काफी कठोर था। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली और अपने को खलीफा का नायब पुकारा। अदर फैक्ट्स देखिए क्या क्या थे। तो आधुनिक इतिहासकार एल्फिंटस ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। फिरोज की मृत्यु जो है सितंबर 1388 में हो जाती है। अगला देखिए नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। तो वह जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और अंतिम हमेशा पूछता है, तो पूछे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। उसका शासन दिल्ली तक ही सीमित था। इसके शासनकाल में मंगोल तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन की मृत्यु 1442 में होती है, जिसके बाद तुगलक वंश का शासन जो है समाप्त हो जाता है। 1442 ईस्वी में दौलत खान लोदी सुल्तान बनता है, परंतु खिल्जी खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर स्वयं को 1414 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन पर बैठकर नवीन राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो सैयद वंश का संस्थापक बहुत बार पूछा है, कौन हो जाएगा? खिल्जी खान। उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट था। वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजता था। उसने कई वर्ष तक शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा। उसकी मृत्यु 20 मई 1421 को दिल्ली में होती है। खिल्जी खान ने अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसने शाह की उपाधि धारण की। उसके अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। ठीक है, तो मुबारक शाह जो है खुद के नाम का सिक्का चलवाया। उसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद को भी बसाया था। उसने तत्कालिक विद्वान याहिया सरहिंदी का संरक्षण प्रदान किया, जिसने उस समय इतिहास के तारीख मुबारक शाही को लिखा। मुबारक शाह सैयद शासकों में योग्य शासक था। इस वंश का अंतिम शासक यानी सैयद वंश का अंतिम शासक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा याद रखिए, वह था अलाउद्दीन आलम शाह। बहलोल लोदी ने 1451 में उसे अपदस्थ कर दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो आपका सैयद वंश के बाद पहले तुगलक वंश था, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश की स्थापना होती है। तो इस तरह से आपको क्रम भी याद रखना है, मिलाने के लिए कभी कभी पूछ देगा। तो सैयद वंश का शासन तो काफ़ी स्मॉल था, मात्र 37 वर्षों तक रहा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम शिक्षा सेंटर से जुड़िएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।